नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। पश्चिम बंगाल चुनाव पर ममता बनर्जी बोली, पीएम मोदी चाहें तो 120 रैली कर ले, उनको यहां कुछ मिलने वाला नहीं। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने के बाद पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा को जमकर निशाने पर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां ममता बनर्जी ने एक बार फिर खेला होबे का नारा दिया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए कहा कि पीएम मोदी की रैलियों और मतदान के चरण बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जीत टीएमसी की होगी। टीएमसी ने इस चुनाव में खेला होबे, देखा होबे, जीत होबे, यानी खेल होगा, हम देखेंगे, हम जीतेंगे, और बंगला निजेर में की चाय, बंगाली अपनी खुद बेटी चाहता है जैसे नारे दिए हैं। पीएम मोदी के भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल में 20 से ज्यादा रैलियां करने के सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो 20 नहीं 120 रैली करे, लेकिन भाजपा का कुछ होने वाला नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतों से मचा हाहाकार, निर्मला सीतारमण बोली, धर्म संकट में है सरकार। जी हां, आपको बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। विपक्ष पार्टियां इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार की नाकामी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। वहीं अब जनता के सब्र का बांध भी टूटता नजर आ रहा है। ईंधन की कीमतों को लेकर जारी विरोध के बीच शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह देश के उपभोक्ताओं की परेशानी समझती हैं, लेकिन सरकार के सामने भी धर्म संकट जैसे हालात हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं जो अर्थव्यवस्था में सुधार की बात को सही ठहरा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार के सामने जिस धर्म संकट की बात कर रही हैं वह दो प्रकार की परेशानी है। पहला यह कि वाहन ईंधन की कीमतें बाजार भाव यानी तेल कंपनियां तय करती हैं। सरकार के सामने दूसरी समस्या यह है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते राजस्व में आए घाटे की वजह से टैक्स में कटौती करना केंद्र के लिए मुश्किल काम है। इसके बाद आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों का करीब 50% केंद्र और राज्य सरकारों का टैक्स होता है। चर्चित गोपालगंज की जहरीली शराब कांड में 9 दोषियों को फांसी की सजा, 4 को उम्र कैद। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के चर्चित खजूरबनी जहरीली शराब कांड में शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 9 दोषियों को फांसी की सजा दी है। इस केस में 4 अन्य महिला दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 16 अगस्त 2016 को गोपालगंज में हुई इस हृदयवाही घटना में 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि 6 लोगों को आंख की रोशनी चली गई थी। इस केस की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया। इसके जज एडीजे2 लौह कुश कुमार ने इस कांड के दोषियों पर 10-10 लाख अर्थदंड भी लगाया है। बिहार में नीतीश सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को शराबबंदी की थी। इसके बाद अगस्त में गोपालगंज के खजूरबनी में जहरीली शराब ने 19 लोगों की जिंदगी ले लिया। इस घटना के बाद खजूरबनी में पुलिस ने छापेमारी की थी, जिसमें भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद की गई थी। इस केस में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें एक आरोपी की मौत ट्रायल के दौरान हो गई। 5 साल तक कोर्ट में चली सुनवाई के बाद इस बड़े मामले में 9 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है, जबकि 4 महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। जी हां, आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने लिस्ट में 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। लिस्ट जारी करते हुए बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली से चुनाव लड़ेंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जालुकबरी से चुनाव मैदान में उतरेंगे। बीजेपी ने लिस्ट में 11 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है, जबकि इस लिस्ट में नए चेहरे पर भरोसा जताया गया है। वहीं इसमें 11 एसटी और 4 एससी उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और सहयोगी दलों असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बनी है, जिसमें एजीपी 26 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, जबकि यूपीपीएल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सुशांत केस में एनसीबी ने फाइल की 9 महीने बाद 30,000 पेज की चार्जशीट, रिया समेत 33 आरोपी।
जी हां, आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने जिस तरह से छापेमारी की, उसके बाद से अब इस मामले से जुड़ी चार्जशीट मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में फाइल कर दी गई है। 30,000 पेज की इस चार्जशीट में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौभिक चक्रवर्ती मुख्य आरोपी बताया गया है। यही नहीं, चार्जशीट में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बयान को भी जोड़ा गया है। चार्जशीट में कुल 33 लोगों के नाम दर्ज हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 30,000 पन्नों की चार्जशीट सभी आरोपियों के पास बरामद ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर तैयार की है। एनसीबी ने 2000 से ज्यादा पन्नों की हार्ड कॉपी चार्जशीट दाखिल की है, जबकि डिजिटल फॉर्मेट में 5000 पेज हैं, जो एक सीडी में कोर्ट में दायर की गई हैं। सोना चांदी खरीदारों के लिए अच्छी खबर, फिर गिरे दाम। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने आम बजट में ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से लगातार भारतीय सराफा बाजार में सोना चांदी के दाम लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। नीचे लुढ़कते सोना चांदी के दाम के बीच खरीदारों के चेहरे पर काफी मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। 24 कैरेट सोने का भाव 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम नीचे आ गया है। चांदी का दाम भी 1793 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट के साथ 66,126 रुपए किलो पर आ गई है। वहीं आपको बता दें कि 24 कैरेट सोना 340 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 44,877 रुपए पर खुला और 44,843 रुपए पर बंद हुआ। वहीं चांदी भी 1229 रुपए की गिरावट के साथ 66,690 रुपए पर खुली और देर शाम तक 1793 रुपए के नुकसान के साथ 66,126 रुपए पर बंद हुई। नई शिक्षा नीति के बाद विदेशी छात्रों का भारत की ओर रुझान, इस साल 30% ज्यादा रजिस्ट्रेशन। जी हां, आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद दुनिया का नजारा भारत को लेकर काफी बदला है। इसका अनुमान विदेशी छात्रों के भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की ओर बड़े रुझानों से लगाया जा सकता है, जिनकी संख्या में पिछले सालों के मुकाबले इस साल करीब 30% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यह स्थिति तब है जब कोरोना संक्रमण के प्रभाव से देश अभी भी पूरी तरह से उबरा नहीं है। आने वाले सालों में और बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय भी भारतीय उच्च संस्थानों की ओर विदेशी छात्रों के इस बड़े रुझानों से उत्साहित है। इस बड़े रुझान को देखते हुए दुनिया के 12 और देश में अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। वैसे तो भारत में पढ़ाई के लिए किसी भी देश के छात्र आ सकते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्रालय का फोकस अभी भी सिर्फ 30 देशों को लेकर ही था। इनमें से ज्यादातर अफ्रीकी खाड़ी और एशियाई देश शामिल हैं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।